कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बेकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थी। इनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वो दोनों किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास किसी का उन्हें देख पाना मुश्किल था। और तो और अगर इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश करता तो गिद्ध इनके पास आकर इनके मांस को खाने लगते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर से बच पाई या मर गई, चलिए देखते हैं हमारी आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखाई देती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए उसमें हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक ही उस केव से एक पंछी बाहर निकलता है जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर से बंधे होने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बेकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बेकी आज भी उस इंसिडेंट में मरे हुए अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग गई थी जिसकी वजह से डिप्रेशन में थी। उसकी इस बात से उसके फादर जेम्स उसको लेकर काफ़ी परेशान थे। वो बेकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने को कहते थे, लेकिन बेकी उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बेकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फ़ोन पर हंटर का कॉल आता है जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर जाती है। हंटर बेकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कौन सी स्टोरी एक्सप्लेन करवानी है। क्लाइंबिंग करने चल रही है। अब क्योंकि हंटर जानती थी कि बेकी को एडवेंचरस प्लेस पर जाना बहुत पसंद था और काफ़ी लंबे समय से उसने एडवेंचर भी नहीं किया था। बेकी जो इस टाइम काफ़ी परेशान थी, इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में रखी अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बेकी दोनों उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फ़ोन में उसकी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखने लगती है। जैसे वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटोज़ देखती है तो हंटर की एक फ़ोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। बेकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ बेकी के फ़ोन पर उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर अभी एक यूट्यूब व्लॉगर है और यूट्यूब रेवेन्यू से ही वो अपनी ट्रैवलिंग का खर्चा उठाती है और जल्द ही उसे उस पर बहुत सारे लाइक मिलने लगते हैं। कुछ देर बाद वो टीवी टावर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना व्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं बेकी टीवी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि डैन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी रोप को उसकी कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था, जिसपे पूरी तरह जंग लगी हुई थी। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी कि तभी बेकी के हाथ से एक सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूट के नीचे गिर जाता है, जिससे बेकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके उस टावर के ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर तक पहुंच जाती हैं, यानी 1000 फीट ऊपर, जहां से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुंच चुकी होती हैं और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बेकी इतना ऊपर चढ़ने के बाद काफ़ी डरने लगती है, क्योंकि वहाँ हवा काफ़ी तेज़ होने लगी थी। सीढ़ियाँ भी काफ़ी पुरानी होने की वजह से हिलने लगी थी। वो हंटर से कहती है कि अब उन्हें वापस नीचे चले जाना चाहिए, लेकिन हंटर उसे बोलती है कि अब इतना ऊपर आकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद वो ऊपर वापस चढ़ने लगती है। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफ़ी खतरनाक था,
रास्ते में लगी कोई डिस्क को हंटर ने काफ़ी आसानी से पार कर लिया था। अब वो बेकी को भी पार करने में मदद कर रही थी। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, जिससे बेकी को और ज़्यादा डर लग रहा था। इसी बीच सीढ़ियों के पुराने नट बोल्ट एक एक करके अपने आप निकलने लगे थे, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़े जा रही थी। फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं, जहां एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। यहाँ पर हंटर दोबारा से अपना व्लॉग बनाना शुरू करती है और वीडियो में अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो क्रोन कैमरे का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी को क्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद उस टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है। शॉट्स लेने के बाद वो वापस से ऊपर आती है और सेम यही चीज़ बेकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही थी, जिस पर हंटर उसे कहती है कि उसका डर भगाने का यही सबसे अच्छा मौका है। जिसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड डैन की अस्थियों को लेकर आई थी और डैन को याद करती हुई उसकी अस्थियों को यहाँ विसर्जित कर देती है। इस मोमेंट पर बेकी और हंटर काफ़ी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपने सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट करती है और बेकी नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ियों पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर उसे किसी तरह पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बेकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, जिससे वो डर के जोर जोर से रोने लगती है और अचानक दोनों हंसती हैं। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी है ही नहीं। वो दोनों अपने अपने फ़ोन को चेक करती हैं, लेकिन उनके फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था और बैग भी नीचे टावर डिश पर गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन दिखाई देती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें उनके किसी काम की नहीं थी। ये सब देखकर बेकी हंटर पर भड़क जाती है। हंटर उसे ये कहते हुए शांत करने की कोशिश करती है, हो सकता है सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर कोई उनकी मदद करने आए और इसलिए हम दोनों को बस थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा जब तक कि कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों के गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी थी और अब उस चोट से ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बेकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग कब शुरू की थी, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिससे बेकी के मन में हंटर के प्रति शक पैदा हो जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फ़ोन चेक करती है, जहाँ उसने कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया साइट पर एक मरे हुए जानवर की फ़ोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने फ़ोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और फ़ोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि शायद नीचे जाने पर फोन पर सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसलिए वो अपने फोन को अपने जूते में डालकर उसके चारों ओर अपनी जुराबें फंसाकर जूते को नीचे गिरा देती हैं। यहाँ टावर पर अचानक बेकी का ध्यान हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जहां 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इस चीज़ को इग्नोर करके ये सोचने लगती है कि नीचे कैसे जाया जाए। थोड़ी देर बाद इन दोनों को दूरबीन से नीचे ज़मीन पर टावर के पास से गुजर रहा एक आदमी और उसका कुत्ता दिखाई देता है, जिससे वो आदमी की मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण नीचे आवाज़ नहीं जाती। यहाँ नीचे हम देखते हैं हंटर ने जो फ़ोन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो आदमी वहां से जाने लगता है। ये देखकर बेकी हेल्प के लिए चिल्लाकर अपने दोनों जूते नीचे गिरा देती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर आ जाए, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बेकी वो फेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ये करने के लिए मना करती है क्योंकि अभी दिन का समय है, अभी किसी को फेयर गन का पता नहीं चलेगा। इसी दौरान वो दो और आदमियों को थोड़ी दूरी पर नोटिस करती हैं जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़े अंधेरा होने पर वो फेयर गन का इस्तेमाल करेंगी ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सकें। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बेकी फेयर गन का इस्तेमाल करती हैं, जिससे वो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। बेकी और हंटर अपने हाथ हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती हैं।
इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिससे देखकर दोनों खुश हो जाती हैं। लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो आदमी उनकी कार को चुराकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो गई थी और अब उन्हें जल्दी से कोई नया आइडिया भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। यहाँ पर बेकी हंटर से उसके पैर के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था। इसीलिए वो उससे माफ़ी मांगने लगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफ़ी बड़ी गलती की। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने उससे जल्द ही ब्रेकअप कर लिया था। बेकी ये सुनकर और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। बेकी अपना फ़ोन चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। यहाँ चढ़े हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफ़ी वक्त हो गया है तो उन्हें भूख और प्यास लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाकर अपना बैग लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रॉप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से थोड़ी दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी खोलकर उस पर लटककर जंप लेते हुए डिस्क पर कूद जाती है। बैग को उठाकर उसमें से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुँचने ही वाली थी कि उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज़ हो गई थी, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बेकी डरे हुए नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफ़ी चोट लग गई थी, इसलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, इसलिए वो उसे वापस अपनी ओर ले आती है। यहाँ वो दोनों फिर से टावर में फंसी रह जाती हैं। रात में बेकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है हंटर उस टावर पर मरी हुई है और गिद्ध उसे खा रहे हैं। इसलिए वो डरी हुई उठती है। तब उसे पता चलता है कि वो बस एक भयानक सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी का दिमाग में एक आइडिया आता है। टावर के ऊपर एक लाइट लगी हुई है, जिससे ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़ जाती है और जैसे ही वो चार्जर को प्लग में लगाती है वो देखती है प्लग काफ़ी लूज़ है, इसलिए बेकी को ऊपर हाथ लटकाकर ही चार्ज करना पड़ता है, जब तक कि ड्रोन की चार्जिंग पूरी नहीं हो जाती। काफ़ी टाइम से उस ड्रोन को पकड़े रहने की वजह से बेकी के हाथ धीरे धीरे सुन पड़ने लगते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिद्ध आकर अटैक भी कर रहे हैं, जिससे बेकी के हाथों से बैग नीचे गिर रहा है। थोड़ी देर बाद वो ड्रोन की बैटरी फुल हो जाती है, जिससे बेकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला होता है तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट जाता है और उनका ड्रोन कैमरा भी खराब हो जाता है, जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये देखकर दोनों और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। वो थकी हारी उस टावर पर हार मानकर बैठ जाती हैं। शाम के समय तूफान बनने लगता है, जिससे उनका जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बेकी को और तेज नींद आने लगती है, जिससे वो वहीं सोने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने के लिए मना करती है, क्योंकि उसके सोते ही गिद्ध उस पर फिर से हमला करने लगते हैं। बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, ताकि इस बार वो उसे अपना फ़ोन डालकर नीचे डाल सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी तो उसी टाइम डिस्क पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से ही बेकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेकी को हेलोसेशन होने लगता है, जिससे वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बेकी तूफान में सरवाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसको लेकर बहुत परेशान थे। अगले दिन जब बेकी इस टावर पर सोई हुई थी, तब एक गिद्ध आकर उसकी चोट को खा रहा था। लेकिन अब
क्योंकि बेकी को काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए वो उस गिद्ध को ज़ोर से पकड़कर टावर के मेटल से उसे जान से मार कर खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे डिस्क पर उतरती है, जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी होती है। इसके बाद वो अपने डैड जेम्स को मैसेज करती है कि वो उस टावर पर फंसी हुई है और अपने फ़ोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार उस जूते को हंटर की डेड बॉडी में फंसाकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर जेम्स को बेकी का मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके उस टावर तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो उस टावर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही है। ये देखकर उन्हें लगता है कि ये उनकी बेटी बेकी की डेड बॉडी है, जो जिंदा नहीं बच पाई। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।